अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गाइस। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न फिज़िक्स विद अनमोल। हम फर्स्ट ईयर पार्ट 1 फिज़िक्स हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉर्क का पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले हमने देख लिया था, जिसमें हमने टॉर्क की डेफिनेशन देखी थी, पिवट पॉइंट क्या होता है, मोमेंट आर्म क्या होता है, लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है, कि सारा कुछ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क से, कि टॉर्क हमारे पास किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो टॉर्क की डिपेंडेंस देखने के लिए मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाई है एक स्पैनर की, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं नट को टाइट करने के लिए या लूज़ करने के लिए। तो ग्रीन कलर में नट है, ब्लैक कलर में मैंने क्या शो किया, स्पैनर शो किया है। वो पॉइंट जिसके गिर्द ये नट रोटेट करेगा वो मेरे पास क्या है, पिवट पॉइंट है। और सपोज मैं पॉइंट ए पे अगर फोर्स लगा रही हूँ तो ये मेरे पास क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पिवट पॉइंट के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंट आर्म। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने टॉर्क की डिपेंडेंस देखनी है, तो मुझे पता है कि अगर मैं फोर्स ज़्यादा लगाऊंगी तो मेरे पास टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर मैं फोर्स कम लगाऊंगी तो मेरे पास टर्निंग इफेक्ट कम प्रोड्यूस होगा। ये सिंपल एग्जांपल आप अपने घर में परफॉर्म करके देख सकते हैं। अगर कोई बच्चा कोशिश करे एक नट को खोलने की तो उससे नहीं खुलेगा, लेकिन अगर कोई बड़ा ज़्यादा फोर्स लगाए तो इजीली ये क्या करेगा, टर्न करेगा, रोटेट करेगा, इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, मतलब टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और नट इजीली आपका खुल जाएगा या बंद हो जाएगा। जो भी आप करना चाह रहे हैं वो हो जाएगा। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हम इस बोर्ड मार्कर से भी देख सकते हैं कि सपोज ये पॉइंट है जहाँ से इसको मैंने पिवट किया है, मतलब मैं फोर्स लगाऊंगी तो इस पॉइंट के गिर्द ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। अगर मैं इसके ऊपर कम फोर्स लगाती हूँ तो इसके अंदर कम टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन अगर इसके ऊपर मैं ज़्यादा फोर्स लगाती हूँ तो इसके अंदर ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, मतलब ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है। तो मेरे पास फिर टॉर्क किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, सबसे पहला फैक्टर मेरे पास आया है कि टॉर्क मेरे पास फोर्स की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे टॉर्क डिपेंड करता है, यानी कि एफ पे टॉर्क क्या करता है, डिपेंड करता है। सेकंड फैक्टर मैंने देखना है टॉर्क किस पे डिपेंड करता है। तो गाइस इसके लिए दोबारा हम इसी की एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं पॉइंट ए पे फोर्स लगाती हूँ 5 न्यूटन की फोर्स, तो मेरे पास टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर मैं पॉइंट बी पे फोर्स लगाती हूँ तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उतना ही टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। यानी कि जितना मैं पिवट पॉइंट के पास जाऊंगी उतना मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, या उतना मेरे पास जो मोमेंट आर्म कम होता जाएगा। क्योंकि देखो अगर पॉइंट बी पे फोर्स लगा रही हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक मोमेंट आर्म की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई है, कम हो गई है। मोमेंट आर्म की वैल्यू कम होने से मेरे पास टॉर्क भी कितना प्रोड्यूस होगा, कम प्रोड्यूस होगा। इसकी एग्जांपल हम दरवाजे से भी देख सकते हैं कि दरवाजे को वो भी जब उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या करता है, रोटेट करता है, रोटेट करता है, मतलब उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो जब आप दरवाजे को उसके हैंडल से फोर्स लगाएंगे तो आपके पास दरवाज़ा ज़्यादा तेज़ी से खुलेगा या बंद होगा, मतलब दरवाजे के अंदर ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। इसकी निस्बत अगर आप जहाँ से दरवाजे को हमने जोड़ा होता है, फिक्स किया होता है, जो हिंग है उसके पास अगर आप फोर्स लगाओगे तो आपको जो फोर्स लगाने से टर्निंग इफेक्ट है वो कम प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ से हमें पता लगा कि हमारे पास टर्निंग इफेक्ट या जो टॉर्क है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मोमेंट आर्म पे डिपेंड करता है। अगर मोमेंट आर्म ज़्यादा होगी तो टॉर्क मेरे पास ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, अगर मोमेंट आर्म कम होगी तो टॉर्क कम प्रोड्यूस होगा। आप खुद से इसको डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। जैसे अगर ये मेरे पास पिवट पॉइंट है और यहाँ पे मैं फोर्स लगा रही हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास क्या है, मोमेंट आर्म। यहाँ पे मैं फोर्स लगाऊंगी तो ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। इसकी निस्बत अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगी तो आपके पास टर्निंग इफेक्ट क्या है, कम प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पिवट पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं। तो मेरे पास दूसरी किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, टॉर्क मोमेंट आर्म पे डिपेंड कर रहा है। और मोमेंट आर्म को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, एल से रिप्रेजेंट किया था। मोमेंट आर्म की हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। इससे पहले हम इसे एक्सप्लेन तो कर चुके हैं कि मोमेंट आर्म क्या होता है। मोमेंट आर्म क्या है, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द पिवट पॉइंट। तो मोमेंट आर्म मेरे पास क्या है, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस it is perpendicular distance from line of action of force to the pivot point। पिवट पॉइंट का हम देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। पिवट पॉइंट जिस पॉइंट की बॉडी रोटेट करती है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जिस लाइन के लॉन्ग फोर्स लग रही है, और पिवट पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंट आर्म बोलते हैं। तो यहाँ से हम एक दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे टॉर्क की। सेकेंड डेफिनेशन मेरे पास यहाँ से टॉर्क की आ जाएगी, एन अदर डेफिनेशन
ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क किसके इक्वल है? टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क दो चीजों का प्रोडक्ट है, किसका? फोर्स का और मोमेंट आर्म का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म, या मोमेंट आर्म की जगह हम पूरी मोमेंट आर्म की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। आपकी बुक ने पूरी मोमेंट आर्म की डेफिनेशन लिखी है, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू दी पिवट पॉइंट। और आम लफ्जों में हमें पता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंट आर्म बोलते हैं। तो हम उसकी जगह मोमेंट आर्म भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास एक और डेफिनेशन आ गई है, और इस डेफिनेशन को देख के हम टॉर्क का फार्मूला लिख सकते हैं। टॉर्क मेरे पास दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, एक फोर्स का और मोमेंट आर्म का। तो टॉर्क को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? टॉर्क के साइन से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो टॉर्क मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा फिर? F मल्टीप्लाई बाय L। F क्या है? फोर्स, और L क्या है? मोमेंट आर्म। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? टॉर्क इक्वल होता है। यहाँ से हम टॉर्क का यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो यूनिट आपके पास S से यूनिट टॉर्क का क्या आएगा? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और आपके पास मोमेंट आर्म क्या है? L लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो टॉर्क का यूनिट फिर क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर आ जाएगा। और यहाँ से हम टॉर्क की डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? हमें ज़ुबानें याद हैं, mL/t-2, लेकिन अगर नहीं याद तो हमें पता है F किसके इक्वल होता है? ma के। m क्या है? मैस, और मैस की डायमेंशन होती है कैपिटल L। और एक्सेलरेशन की डायमेंशन हम डिराइव कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में, L/t-2। और आपके पास मीटर क्या है? लेंथ, और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल L। इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा mL²t-2। ये मेरे पास किसकी डायमेंशन आ गई है? टॉर्क की डायमेंशन आ गई है। ओके, यहाँ पे हमने अब एक टॉर्क का स्पेशल केस डिस्कस करना है, स्पेशल केस ऑफ टॉर्क। स्पेशल केस मेरे पास क्या है कि व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू द पिवट पॉइंट, जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पिवट पॉइंट से पास करे तो उस टाइम पे मेरे पास कितना टॉर्क होगा? तो व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स passes through the pivot point, ओके। अब इसका क्या मतलब है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पिवट पॉइंट से पास कर रही है? ये मेरे पास क्या था? पिवट पॉइंट। और अगर मैं परपेंडिकुलर इस तरह से फोर्स लगाने के बजाय इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, ये रेड से मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, अगर मैं इस डायरेक्शन में क्या लगाऊं? फोर्स लगाऊं, तो मेरे पास ये हो जाएगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये इस लाइन के अलॉन्ग मैं क्या लगा रही हूँ? फोर्स लगा रही हूँ। तो आप देख रहे हो कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स किस में से पास कर रहा है? पिवट पॉइंट में से पास कर रहा है। या हम कह सकते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पिवट पॉइंट जो से हैं दोनों सेम लाइन के अलॉन्ग है। तो जब ऐसा केस हो उस टाइम पे मोमेंट आर्म की वैल्यू क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि मुझे पता है मोमेंट आर्म क्या है? वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पिवट पॉइंट के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो क्या इस लाइन और इस पॉइंट के दरमियान कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। तो इसका मतलब है कि मोमेंट आर्म मेरे पास क्या है? ज़ीरो है, क्योंकि मेरी जो फोर्स है और जो पिवट पॉइंट है ये दोनों सेम लाइन के अलॉन्ग है, तो इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं हो सकता। तो व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू द पिवट पॉइंट, तो मोमेंट आर्म की वैल्यू क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। मोमेंट आर्म को हम किससे लिखते थे? L से लिखते थे। तो L की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाती है? ज़ीरो। जब L ज़ीरो हो जाए तो हमें पता है टॉर्क इसके इक्वल होता है F मल्टीप्लाई बाय L। तो जब आप L को ज़ीरो पुट करोगे तो टॉर्क की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? ज़ीरो आ जाएगी, यानी कि कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। और आपको पता है कि अगर आप स्पैनर को जितनी मर्जी फोर्स के साथ इस डायरेक्शन में खींची जाएंगे, जितनी मर्जी फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएं, टॉर्क आपका रोटेट नहीं करेगा, टॉर्क के अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। मतलब टॉर्क जो आपका स्पैनर है उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, जितनी मर्जी आप फोर्स लगाते रहें। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक स्पेशल केस पढ़ा, इसको आपने याद रखना है, इसको हम आगे भी यूज़ करेंगे। और ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन भी होता है कि व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू द पिवट पॉइंट, तो क्या होता है? मोमेंट आर्म ज़ीरो हो जाता है। मोमेंट आर्म ज़ीरो होने से टॉर्क क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। अब हमने टॉर्क कैलकुलेट करना है ऑन अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसके मॉलिक्यूल्स हम उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो। तो अब हमने